स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज हम क्लास 9 सामाजिक विज्ञान की क्लास में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत लेसन 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र का अध्ययन करेंगे और इसमें हम जो इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें भी आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेसन के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु है चिली में तख्ता पलट। चिली एक दक्षिण अमेरिका का राष्ट्र है। तो यहाँ इस देश में तख्ता पलट कैसे हुआ, क्या घटनाएं घटी, इसके बारे में देखते हैं। पहला बिंदु है 11 सितंबर 1973 को चिली के राष्ट्रपति आरेंदे की सरकार का उन्हीं की सेना ने तख्ता पलट कर दिया, यानी उनकी सरकार को गिरा दिया, जिसकी अगुवाई जनरल अगस्तो पिनोशे ने किया। तख्ता पलट के बाद जनरल अगस्तो पिनोशे चिली के राष्ट्रपति बन गए। फौज ने राष्ट्रपति आरेंदे के निवास को घेर लिया और बम बरसाने लगे। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति आरेंदे की मौत हो गई। इस तख्ता पलट के लिए सैन्य शासकों को अमेरिका का साथ था, क्योंकि अमेरिका की सरकार आरेंदे शासन से खुश नहीं था। देखिए, ये जो चिली का राष्ट्र का तख्ता पलट किया उसमें किसने साथ दिया? अमेरिका ने। इस तख्ता पलट के लिए सैन्य शासकों का साथ अमेरिका ने दिया था। क्यों? कारण था कि अमेरिका आरेंदे के शासन जो चला रहे थे उसके बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। पिनोशे की सरकार ने आरेंदो के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया और उनकी हत्या कराई। वे सभी फौजी अधिकारी जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार कर दिया था, उनकी हत्याएं करा दी, जिनमें चिली के वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो वेशेले प्रमुख थे। उनकी पत्नी और बेटी को जेल में डालकर काफ़ी प्रताड़ित किया गया। उसके बाद ये मुख्य घटना थी तख्ता पलट की चिली में। और फिर चिली राष्ट्र में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की वापसी कैसे हुई, किस प्रकार से लोकतंत्र का निर्माण हुआ, उसका गठन हुआ। तो इसमें देखिए, जो घटना घटित हुई पहली 17 वर्ष के शासन के बाद पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में समाप्त हुआ, जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। लोगों ने उनके शासन को नकार दिया। सैन्य शासन के अंत के बाद जनरल वेशेले की बेटी मिशेल वेशेले चिली की राष्ट्रपति चुनी गई, जो एक लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक का अर्थ आप समझते हैं कि वह सरकार जो कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई हो। लोकतांत्रिक सरकार द्वारा कराए गए जांच में पाया गया कि पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, अपितु उसने भ्रष्टाचार भी किया था, यानी करप्ट सरकार थी और बिल्कुल ही प्रताड़ित कर रखा था उन्होंने जनता को। पोलैंड में अलोकतांत्रिक सरकार, और अगला देश है लोकतंत्र के लिए जिसका अध्ययन करना है वह है पोलैंड। और पोलैंड में अलोकतांत्रिक सरकार की क्या घटनाएं हुई? पोलैंड बच्चों यूरोप का एक देश है। 1980 में पोलैंड पर जारुजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी का शासन था, जो मजदूर वर्ग के नाम पर शासन चला रहा था। पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी उन साम्यवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन साम्यवादी शासन वाले देशों में किसी अन्य राजनीतिक दलों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या अधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे, यानी निरंकुश शासन था जिसमें जनता का कोई योगदान नहीं था। नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वही इस पर नियंत्रण भी करता था। आपने देखा कि चिली में जो तख्ता पलट था, चिली का जो शासन था, उसके तख्ता पलट करने में किस राष्ट्र का योगदान था? वह था अमेरिका। और पोलैंड में जो निरंकुश शासन था उसके समर्थन में कौन सा देश था? वह था सोवियत संघ। तो कहीं ना कहीं इनको समर्थन मिल रहा था। और जब इसमें निरंकुशता ज़्यादा बढ़ गई, अत्याचार बढ़ गई, तो एक प्रकार से क्रांति का रूप ले लिया, जिससे कि वहाँ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया।
जनरल जारुजेल्स्की ने आंदोलनों और अपनी आलोचनाओं से घबराकर दिसंबर 81 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। अब उसके बाद पोलैंड में लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई, इसमें जो घटनाएं थी। पहली घटना, लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल किया, जिसका नेतृत्व बाद में लेक वलेशा ने किया, जो एक पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। बाद में वह पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। इसको जनता का समर्थन प्राप्त था। पोलैंड में कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि देश में शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी। जब हड़ताल को समर्थन मिलना शुरू हो गया तो मजदूरों ने अन्य बड़ी मांगें शुरू कर दी, जो निम्न थी। उनमें स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग, राजनीतिक बंदियों को रिहा कराया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। ये मुख्य मांगी थी लोकतंत्र के लिए। और इसके बाद अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, चिली में किसके द्वारा और कब सरकार का तख्ता पलटा गया? तो इसका उत्तर देखिए, चिली में 11 सितंबर 1973 में अगस्तो पिनोशे ने वहाँ के सरकार का तख्ता पलटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सभी जितने महत्वपूर्ण बिंदु और ये क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आप इन्हें बहुत ही ध्यान से देखें। दूसरा प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी रंग भेद, जाति, धर्म अथवा लिंग, जाति आदि के भेदभाव से उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। उसके बाद है, जनमत संग्रह से क्या अभिप्राय है? जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के समक्ष एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। यह किसी नए संविधान, कानून या सरकार की किसी एक नीति पर कराया जा सकता है। चिली के सैनिक विद्रोह में किसकी सहायता थी? तो चिली के सैनिक विद्रोह में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सैनिक विद्रोह में मदद की। अगला प्रश्न है, सेना द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने पर सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं? और इसी प्रश्न को दूसरी प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अगर देश में सैनिक शासन हो जाए तो हमारे किन अधिकारों का हनन हो जाता है सैनिक सरकार होने पर? इसका उत्तर है, किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां मान्य नहीं होंगी अगर सैनिक सरकार आती है। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है और कई वर्षों की सज़ा भी दी जा सकती है। वकील या दलील के लिए सैन्य शासन में कोई स्थान नहीं है। आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे पहला है, लेक वलेशा कौन थे? लेक वलेशा पोलैंड के एक मजदूर यूनियन का नेता था जो पेशे से एक इंजीनियर था और बाद में 1990 के चुनाव में पोलैंड का राष्ट्रपति बन गया। अफ्रीका के उस देश का नाम बताइए जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। तो अफ्रीका का पहला देश था, वह है घाना। आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की क्या स्थिति है? आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की संख्या सबसे अधिक है और अभी इनकी संख्या बढ़ सकती है या बढ़ रही है। और जो पुराने लोकतांत्रिक देश हैं उनमें लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। अगला है, सॉलिडेरिटी क्या है? सॉलिडेरिटी एक संगठन का नाम है जो 1980 में पोलैंड के मजदूरों द्वारा बनाया गया। कुछ ही वर्षों में इस संगठन के सदस्यों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई, जिसके नेता लेक वलेशा बाद में पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए। साम्यवादी शासन से आप क्या समझते हैं? किसी देश की साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया गया शासन जिसमें अन्य पार्टियों को शासन या सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती। राज्य सभी बड़ी संपत्तियों और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है। G8 ये एक सदस्य देशों का समूह है। तो प्रश्न है, G8 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? आपने G7 सुना होगा, उसके जो सदस्य देश हैं
उसी प्रकार से उसमें जैसे 7 कंट्रीज़ हैं, तो ये ग्रुप 8 या G8 भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं। ग्रुप 8 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा ये बड़े जो कंपटीशन क्विज होते हैं या बड़ी परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज के तौर पे, तो आप इनमें देख लें। ग्रुप 8 के जो सदस्य देश हैं वे हैं कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, USA, रूस और फ्रांस। और विश्व में सबसे बड़ा धन देने वाले संस्थान का नाम लिखिए, यानी पूरे विश्व में जो अन्य देशों को मुद्रा यानी धन को देता है, ऐसी संस्था कौन सी है? वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1990 में पोलैंड में किस पार्टी की सरकार बनी और यह 100 में से कितनी सीटें इसे प्राप्त हुई? 1990 में पोलैंड में सॉलिडेरिटी पार्टी की सरकार बनी और 100 में 99 सीटों पर चुनाव जीती। उसके बाद है गंडास्क संधि के बाद बने मजदूर संगठन का नाम बताइए। तो इसमें यह है सॉलिडरनोस्क मजदूर संघ का नाम है। फिर है अगला प्रश्न, पोलैंड में हड़ताली कर्मचारियों का नेतृत्व किसने किया? लेक वालेसा ने किया, जो पेशे से एक इंजीनियर था। 1980 में पोलैंड में किसका शासन था? तो वह था जनरल जारुजेल्स्की का शासन था। आरेंदे कौन थे? उनकी प्रमुख नीतियाँ क्या थी? तो देखिए, आरेंदे चिली के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक संगठन का नेतृत्व किया। उनकी प्रमुख नीतियाँ जो थी वह थी, पहली है उनकी नीतियों में गरीबों और मजदूरों को फ़ायदे वाली अनेक नीतियाँ थीं। शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उसके बाद विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। चिली में लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई? या इसी प्रश्न को दोबारा घुमा के पूछा जा सकता है कि चिली में कब और किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलटा गया? तो इसका आंसर एक ही है। चिली में 11 सितंबर 1973 में अगस्तो पिनोशे के द्वारा सरकार का तख्ता पलटा गया। फिर है लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया गया शासन प्रणाली लोकतंत्र कहलाता है। यानी इसमें पूरी जो आपने देखा जो योगदान है वह जनता का होता है, उसी के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। फिर है जनमत संग्रह से आप क्या अभिप्राय है? जनमत संग्रह किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने की एक प्रक्रिया है जिसमें मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने का एक प्रत्यक्ष चुनाव है। जनमत संग्रह किसी नए कानून या सरकार की किसी नीति पर जनता का मत जानने के लिए कराया जा सकता है। उसके बाद शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? इसमें कौन सी शासन प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है? तो यह जो शासन प्रणाली है मुख्य रूप से देखिए, पहली है लोकशाही या लोकतंत्र, दूसरा है राजशाही या राजतंत्र, तीसरा है तानाशाही शासन और मार्शल लॉ। ये 4 प्रकार की शासन है और इसमें जो सबसे अच्छी है वह है लोकतंत्र। इसको सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। फिर है चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता किसने की थी? चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने की। सेना द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने का सामान्यतः कौन कौन सी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं? यह प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ, आपने इसको ऊपर देख लिया है। और उसके बाद अगला है 1980 में पोलैंड के हड़ताल को जनता के समर्थन बढ़ने के बाद हड़ताली कर्मचारियों ने कौन कौन सी मांगें बढ़ा दी? इसमें पहली मांग थी मजदूर संगठन बनाने की मांग, दूसरा राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की और प्रेस पर जो सेंसरशिप लगी हुई थी उसे हटाने की मांग की गई। उसके बाद अगला है पोलिश यूनाइटेड पार्टी की वे कौन कौन सी अलोकतांत्रिक कार्य थे जिसके कारण जनता उसकी सरकार के विरुद्ध थे? तो इसमें जो पहला था, वहाँ अन्य पार्टियों को चुनाव लड़ने का या सत्ता प्राप्त करने का अधिकार
नहीं था। जो भी उसके सरकार के खिलाफ या विरुद्ध बोलता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा हुआ था और न्याय संगठन बनाने की कोई भी परमिशन या इजाज़त नहीं थी। सार्वभौमिक मताधिकार, यह भी प्रश्न रिपीट हुआ, आपने इसको देख लिया है ऊपर। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है उपनिवेश किसे कहते हैं। ये बहुत ही छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण है। जब कोई देश किसी देश को अपने नियंत्रण, इसमें ये मिसप्रिंट है बच्चों, इसे आप ना लें। जब कोई देश किसी भी देश को अपने नियंत्रण में ले लेता है और उस पर शासन करता है तो ऐसे अधीन देश को उपनिवेश कहते हैं। विश्व बैंक किसी भी सरकार को ऋण कैसे मुहैया कराता है, यानी वर्ल्ड बैंक किसी भी देश को ऋण किस प्रक्रिया के द्वारा गुजरने से देता है। इसमें देखिए, विश्व बैंक किसी भी देश को उधार देने से पहले ये संस्थाएं संबद्ध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती हैं और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देश देती हैं। और अब है संयुक्त राष्ट्र महासभा पर टिप्पणी लिखो। इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये भी आपने देखा है कि बड़े बड़े जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य राष्ट्र हैं। इन सदस्य देशों को एक एक वोट मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है। महासभा का स्वरूप बहुत कुछ संसद के जैसा है, जिसमें सभी प्रकार की चर्चाएं होती हैं। यह एक लोकतांत्रिक संगठन की तरह कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सुरक्षा परिषद है जिसके कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं और वे पांचों अस्थायी सदस्यों के नाम इसमें दिए गए हैं। देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और इसमें जो देखने की बात है, आपने देखा जो पहले 4 देश हैं ये हैं विकसित यानी डेवलप कंट्री हैं, और जो दूसरा है 5वें नंबर पे चीन, ये है विकासशील राष्ट्र। ये भी आप ध्यान ज़रूर दिया करें। फिर है वीटो का अधिकार क्या है। अब वीटो का अधिकार क्या है इसे भी जानें। किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला वह अधिकार जिससे वे किसी कानून या फैसला को अकेले रोक सकता है, वीटो का अधिकार कहलाता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार देता है। और आगे है सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं। तो सुरक्षा परिषद के कार्य जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें पहला जो है, विभिन्न देशों के बीच शांति सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है इसका। और जब कोई देश किसी दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है तो ऐसे मामले में सुरक्षा परिषद देखता है, यानी उसके सुपरविज़न करता है, उसे हल करने का प्रयास करता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वाले देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह है मात्र 2 वर्ष के लिए। सुरक्षा परिषद में असली ताकत किन देशों को प्राप्त है। तो जो वास्तविक ताकत है या जो इसमें दमदार देश हैं वे हैं, जो इसके अस्थायी सदस्य वही हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, यह क्या काम करती है। मुद्रा कोष यानी विश्व के जो अन्य देश हैं उनको धन प्रदान करने वाली संस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने का काम करता है। इसमें 188 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष है उसका चयन कौन करता है, वह है अमेरिकी वित्त मंत्री। सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप के वे सभी देश जो सोवियत संघ के हिस्से थे वे अलग हो गए और स्वतंत्र हो गए। तो यह था बच्चों नागरिक शास्त्र में लेसन 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।
और महत्वपूर्ण बिंदु। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि अगले लेसन का जो वीडियो बने आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर। थैंक यू।